बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 21 के फर्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके डिटेक्टर्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है। आपने 3 तरह के डिटेक्टर्स पढ़े थे, उनमें से एक डिटेक्टर था सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये डिटेक्टर यूज होता था रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल फोटोडायोड से रिजेंबल करता है। आप इस वक्त एक फोटोडायोड देख रहे हैं जो कि यूज हो रहा है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में। इस पर जब रेडिएशंस फॉल करेंगी, जब ये रेडिएशंस डिप्लीशन रीजन में पहुंचेंगी, तो डिप्लीशन रीजन में मौजूद न्यूट्रल सिलिकॉन एटम के कोवेलेंट बॉन्ड्स को ये ब्रेक करेंगी और जनरेट करेंगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेंगे और जनरेट करेंगे एक करंट को। इसमें आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जस्ट लाइक फोटोडायोड रिवर्स बायसिंग में ही है, यानी जब तक इस पर रेडिएशंस फॉल नहीं करती इसका करंट जीरो रहता है। जैसे ही इस पर रेडिएशंस फॉल करती हैं तो इसमें करंट आना शुरू हो जाती है और करंट की मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन पावर ऑफ रेडिएशंस। अगर आपके पास इस डिटेक्टर पर अल्फा रेज फॉल करती हैं तो अल्फा रेज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं, सो जो करंट की अमाउंट है या इंटेंसिटी है वो ज्यादा होती है। और अगर बीटा पार्टिकल फॉल करें तो वो कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं, सो इलेक्ट्रॉनिक करंट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। सो करंट की अमाउंट या करंट की इंटेंसिटी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल फॉल कर रहे हैं या बीटा पार्टिकल फॉल कर रहे हैं। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल है, इंसिडेंट रेडिएशन विल जनरेट electron hole pairs in the depletion region and that electron will generate a current and the presence of current will indicate the presence of radiations. So, इसका principle हुआ, when a particle enters the depletion region of a p-n junction, electron hole pairs are produced and the current flows across the reversed biased junction और alpha particle जो current generate करेंगे वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल करंट्स। और अब चलते हैं और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म क्रिटिकल मैस। डियर स्टूडेंट, ये टर्म क्रिटिकल मैस आपने यूरेनियम फिशन वाले टॉपिक में स्टडी की थी, तो चलिए देखते हैं कि ये क्रिटिकल मैस क्या चीज थी। आपने पढ़ा था कि जब कोई एक न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम को या यूरेनियम न्यूक्लियाई को हिट करता है, उसमें एंटर होता है, तो जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम न्यूक्लियाई में एंटर हुआ तो यूरेनियम न्यूक्लियाई स्प्लिट होना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो इन 2 फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है तो साथ ही बनते हैं 3 न्यूट्रॉन्स और ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर फर्दर 3 यूरेनियम न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर फर्दर फिशन का प्रोसेस जनरेट करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन स्टार्ट हो तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि जब यूरेनियम स्प्लिट हुआ था बेरियम और क्रिप्टॉन में और 3 न्यूट्रॉन्स बने थे, तो इन 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएं कहीं और एक न्यूट्रॉन सिर्फ फर्दर फिशन का प्रोसेस जनरेट कर सके।
सो अगर हम ऐसा करें तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मास जिसमें ऐसा होगा कि आपके 3 न्यूट्रॉन्स में से जस्ट 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन जनरेट करे, सो आप एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जनरेट कर सकें, तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ मास विच इज जनरेटिंग दिस प्रोसेस, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ मास इज कॉल्ड द क्रिटिकल मास। सो यहां से हमें ये पता चला कि क्रिटिकल मास क्या है, मिनिमम मास नेसेसरी टू रीच अ सस्टेन्ड रिएक्शन इन द मटीरियल। अब ये सस्टेन रिएक्शन क्या है? सस्टेन रिएक्शन मीन्स ऑन एवरेज ईच फिशन रिएक्शन ट्रिगर्स एग्जैक्टली 1 न्यू फिशन रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक यूरेनियम में फिशन का प्रोसेस हुआ तो उससे जो 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो 3 न्यूट्रॉन 3 और फिशन प्रोसेस जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी टेक्निक करें कि 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएं और जस्ट 1 न्यूट्रॉन जस्ट 1 ही फर्दर फिशन जनरेट करे, तो ये प्रोसेस क्या होगा? ये एक सस्टेन्ड चेन रिएक्शन होगा। सो such minimum mass of uranium-235 is called critical mass। वो amount of uranium-235 जिसमें आप 3 न्यूट्रॉन्स में से just 1 न्यूट्रॉन को 1 further fission process जनरेट करवाने के लिए यूज कर रहे हैं, that minimum amount of mass is called critical mass। So dear student, ये तो था कि what is critical mass। अब चलते हैं और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेटेड पावर। डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर में बड़ी डिटेल से न्यूक्लियर पावर प्लांट का टॉपिक पढ़ा था और आप ये भी जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल में से जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फ्यूल है वो है कोल। और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली हम कोल को ही यूज करते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेट कर रहे हैं और दूसरी साइड पर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर जनरेट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होने वाली पावर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। सो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो आप पावर जनरेट करते हैं उसमें आप एनर्जी ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन कर रहे हैं तो उसकी रनिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट बहुत ही कम होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट चीपर होते हैं एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑब्वियसली इसमें कोई भी पोल्यूशन का फैक्टर नहीं होता और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके पावर प्लांट्स में स्मोक का, पॉइजनस गैसेस का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है जो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लेकिन अभी हमने सिर्फ जस्ट यही 3 ही डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आप डिसएडवांटेजेस की तरफ मूव करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट होता है ऑब्वियसली उसमें रेडियो एक्टिविटी का फैक्टर रहता है। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट डंप करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपको सॉल्ट माइंस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिगिंग करके वहां उसको डीप इंटीरियर ऑफ अर्थ में डंप करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही आप थ्रो कर देंगे तो उस एरिया में मौजूद प्लांट्स, उस एरिया में मौजूद एनिमल्स, उस एरिया में मौजूद ह्यूमंस को रेडिएशंस जो इसमें से इमिट हो रही होंगी ऑब्वियसली वो उन सारी सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। सो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते हैं, इसलिए इनको प्रॉपरली डंप करना होता है जो कि एक मुश्किल काम है। और दूसरा, अगर आपने यूरेनियम को ऑब्टेन करना है तो यूरेनियम माइनिंग का जो प्रोसेस है जिसमें आप यूरेनियम को डिफरेंट रॉक्स और सॉइल में से इनरिचमेंट के प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं, ये एक मुश्किल प्रोसेस है, जबकि फॉसिल फ्यूल को ऑब्वियसली ऑब्टेन करना आसान है कंपैरेटिवली। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप डिसएडवांटेजेस देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट वेस्ट इज डिफिकल्ट टू डंप, यूरेनियम माइनिंग इज मोर डेंजरस देन कोल mining.
सो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव। डियर स्टूडेंट, आपने फ्यूजन रिएक्शन में ये देखा था कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं तो उन दोनों न्यूक्लियाई को आपने आपस में फ्यूज करना है, तो इन दोनों के बीच में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और यही मुश्किल काम फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना मुश्किल बना देता है, क्योंकि अगर आपने इन दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज करना है तो इनको देनी पड़ेगी बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी और इन्हें फ्यूज करने में आपको वर्क परफॉर्म करवाना पड़ेगा। सो जब आप इनको फ्यूज करवाएंगे या इन पर वर्क परफॉर्म करेंगे तो इन दोनों न्यूक्लियाई पर जो वर्क रिक्वायर्ड होता है उसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो टेम्परेचर जो इन दो न्यूक्लियाई को इतनी काइनेटिक एनर्जी दे सके कि ये आपस में फ्यूज हो सकें, वो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सो ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है जो कि लेबोरेटरी के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द मेन रीजन कि आप फ्यूजन के प्रोसेस में न्यूक्लियाई के रिपल्सिव इफेक्ट को ओवरकम करवाना चाहें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ह्यूज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। This temperature requirement will make the fusion reaction difficult. So dear student, इसका आंसर कुछ इस तरह से हुआ, fission reaction is an easy reaction। आपने देखा था कि simply एक न्यूट्रॉन की हेल्प से आप fission reaction को जनरेट कर सकते हैं, while fusion is a difficult reaction. In fusion reaction, work has to be done to overcome the repulsive force between the fusing nuclei. जो अभी मैंने आपको बताया, fusion reaction occurs at about 10 million degree Celsius, which is difficult to achieve. So, temperature requirement is the main problem in fusion reaction. तो चलिए देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिशन पावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, पोल्यूशन एंड रिसोर्सेस। यानी इन तीनों एंगल्स के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके पास फिशन पावर प्लांट है तो वहां सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, क्या पोल्यूशन के रेफरेंस से कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, और रिसोर्सेज यानी जहां से आप फिशन के प्रोसेस के लिए मटेरियल ऑब्टेन करते हैं वो रिसोर्सेज क्या इजी टू अप्रोच हैं या डिफिकल्ट टू अप्रोच हैं। सो जब आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिखेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट क्वेश्चन में कि जब आप रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कर लेते हैं तो उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसे डंप करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसे आप कहीं कॉमन प्लेस पर थ्रो नहीं कर सकते, उसे बहुत ही रॉक सॉल्ट्स के अंदर डेप्थ में डिगिंग करके वहां पर वेस्ट करना पड़ता है। सो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ये कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं उनकी एक माइनर सी अमाउंट अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस कहीं पर हुए हैं तो वहाँ इनकी माइनर अमाउंट हर वक्त एयर में रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को जनरेट करती रहती है। सो ये दोनों इसके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस हैं। लो लेवल रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इनटू द एटमॉस्फेयर एंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट। फिर पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये कोई स्मोक, कोई पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में नहीं भेजते। सो इनका सेफ पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। फिर रिसोर्सेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें फिशन का प्रोसेस करने के लिए यूरेनियम 235 की मेनली रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप अपने नेचुरल सॉइल या रॉक्स में देखें तो इसकी अमाउंट बहुत ही कम है।
जस्ट 0.7% हमें यूरेनियम 235 मिलता है और बाकी 99.3% यूरेनियम 238 है जो डायरेक्टली फिशन में यूज नहीं हो सकता। सो इसके जो फिशनेबल मटेरियल है उसको ऑब्टेन करना एक मुश्किल काम है। दैट इज fissionable material is not easily available. Natural uranium contain only 0.7% of uranium-235 which is fissionable and 99.3% of uranium-238 which is not fissionable. तो obviously ये भी इसका एक disadvantage है कि इसके resources बहुत ही कम हैं और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं तो उसमें से यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, जबकि फॉसिल फ्यूल को ऑब्टेन करना कंपैरेटिवली बहुत ही आसान होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 5 शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके लास्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।